बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुशामदीद। आम इंतखाबात में अब सिर्फ एक हफ़्ता बाकी है और सियासी जमातों के जलसे जो हैं वो बहुत जोबन पे नज़र आ रहे हैं, लेकिन इन जलसों में जो सियासी रहनुमाओं की ज़ुबान इस्तेमाल की जा रही है एक दूसरे के बारे में, वो काफ़ी सख्त है। लेकिन इस सियासी मुहिम के दौरान आज एक छोटा सा वाक़या जो है वो सामने आया है, और वो वाक़या जो है वो उसको तमाम जो मुकातबे फ़िक्र के लोग हैं वो उसको बड़े डिफरेंट एंगल से देख रहे हैं, उसको पॉजिटिव एंगल से देख रहे हैं। देखिए वाक़या क्या है कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, उन्होंने कैंपेन के दौरान देखा कि एक बच्चा जो है उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा उठाया हुआ है, तो वो आए और उसको गले लगाया और उसके माथे पे बोसा दिया। पहले मैं आपको ज़रा ये क्लिप दिखाना चाहता हूँ। तो ये जो वाक़या है बज़ाहिर एक बहुत मामूली सा वाक़या है। कैप्टन सफदर साहब गुज़र रहे थे, उन्होंने देखा बच्चे ने पीटीआई का झंडा उठाया हुआ है, वो रुके और उसकी तरफ आए और उसको गले लगाया और उसके माथे पे बोसा दिया। ये मैं इसलिए इसको ज़रा अहमियत दे रहा हूँ इस वाक़े को, इस वक्त हम नफ़रत और इंतकाम की जो सियासत है उसके एक बहुत ही भयानक दौर से गुज़र रहे हैं। सियासी इख्तलाफ जो है वो एक कबायली दुश्मनी बन चुका है। तो ये जो आज एक छोटा सा जेस्चर दिया है कैप्टन सफदर साहब ने, क्या हम कह सकते हैं कि ये बिगनिंग है नफ़रत और इंतकाम की सियासत के ख़ात्मे की? और ये जो इलेक्शन है, इस इलेक्शन में क्या हम मज़ीद रवादारी की मिसालें कायम कर सकते हैं? तो गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सेनेटर वलीद इकबाल साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, जनाब मियाँ जावेद लतीफ़ साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं और कौमी असम्बली का इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, और मोहतरमा नाज बलोच साहबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हैं, कराची से उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। वलीद इकबाल साहब, आपको कैसा लगा जब कैप्टन सफदर साहब जो हैं उन्होंने एक बच्चा जो है तहरीक इंसाफ का झंडा उठाए हुए उसका माथा चूमा? मैं समझता हूँ, मैं आपको ज़ाती राय अपनी दे देता हूँ। मुझे नहीं पता कि पार्टी की तरफ से कोई उस पर बयान आया है कि नहीं कोई, लेकिन मैं ज़ाती राय ज़रूर देता हूँ। ये बहुत काबिल तहसीन बात है। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी एग्जाम्पल, बहुत अच्छी मिसाल कायम की है। मैं ख़ुद 2013 के इलेक्शन में कौमी असम्बली का उम्मीदवार था और अक्सर इधर कैंपेन के दौरान इस तरह हो जाता था, आमना सामना तो नहीं, कोई दूसरे पार्टी के लोग होते थे तो मैं हमेशा उनके साथ, मेरी अपनी भी मिसाल अगर कायम की तो हमेशा अदब व एहतराम के साथ मिलने वाली, और इन्होंने तो शफकत का इजहार किया। छोटा बच्चा था। और आपने जो कहा ना कि क्या ये किसी किस्म की रवादारी के ये आगाज़ है ये, और सियासी आप कह रहे हैं इंतकाम, या आपने एक और लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया, नफ़रत और इंतकाम। मेरे ख्याल में इससे सबसे ज़्यादा मिसाल ज़ाहिर है कुछ इनकी बेगम साहिबा को भी लेनी चाहिए कि जिस तरह का जहर अपनी तकारीर में वो उगल रही हैं, और फिर जो इनके फादर इन लॉ हैं वो भी ऐसे ही अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी को बेवकूफ़ कह रहे हैं, किसी को वो कह रहे हैं, और पूरे कम्युनिटी को और हमारे सूबे के लोगों को बेवकूफ़ कह रहे हैं। और फिर एक जब जलसे पे आए लाहौर मीनार पाकिस्तान पे, जब पहला वो किया सो कॉल्ड जलसा, तो ख़वातीन के बारे में भी उन्होंने नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। और फिर उसमें हमने तो छोड़ें, आप जैसे और बाकी दोस्तों ने जो हैं आपके कम्युनिटी से, जो तज्जिया निगार हैं, राइटर्स हैं, उन्होंने उस पर बहुत तनकीद की। लेकिन ओवर एंड अबव दैट मैं समझता हूँ कि ये एक अलामती जो एक इन्होंने एक कदम उठाया है, इसकी सबसे ज़्यादा मिसाल लेने की ज़रूरत हमारे रियासती जबर के उस प्रोसेस को है, जिसने मुसलसल पीटीआई को निशाना बनाया हुआ है। ठीक। और रियासती जबर की जो तारीख़ है, जब मैं उसको सोचता हूँ पाकिस्तान के पिछले 50, 60, 70 साल की तरफ जाके देखते हुए, मुझे खौफ जबर से नहीं आता, मुझे खौफ उसके नताइज से आता है। क्योंकि मैं पाकिस्तान की तारीख़ में इस किस्म की वो भयानक किस्म की नताइज सामने आए हैं। हमारा मुल्क दो लख्त हुआ, हमारे जो है मुसलसल जिसे कहते हैं ना, मुस्तकिल परमानेंट स्कार्स हमारी नेशनल साइकी पे छोड़े। और ये जिस तरह से इस वक्त हम तकसीम हुए हुए हैं, पोलराइज हुए हुए हैं, इस किस्म के माहौल में हमको अपनी एक नेशनल आइडेंटिटी बिल्ड करने की ज़रूरत है। वो इस किस्म के हथकंडों से तो नहीं आ सकती जो इस वक्त हमें नज़र आ रहे हैं। अच्छा मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, आप भी कैंपेन चला रहे हैं, पहले तो मुझे ये बताएं कि क्या आपके साथ ऐसा वाक़या पेश आता है कि तहरीक इंसाफ वाला या कोई पीपल्स पार्टी वाला आपको नज़र आ जाए, कोई बच्चा, कोई जवान, कोई बुज़ुर्ग, तो आप उनको गले लगा लेते हैं या इग्नोर कर देते हैं? शुक्रिया हामिद मीर साहब। जो एग्जाम्पल आज जिसका छोटी एग्जाम्पल का जिक्र आप कर रहे हैं,
मिसाक जमहूरियत करने का मकसद क्या था? माजी में जो हम एक दूसरे के खिलाफ ज़ुबान इस्तेमाल करते आए, एक दूसरे के लिए उन कुव्वतों का आलाकार भी बनते रहे, कंधा भी अपना पेश करते रहे। मिसाक जमहूरियत के बाद कई साल तक बेहतरी रही और इत्मीनान था कि अब वो चैप्टर बंद हो गया। मगर इनके दौर में आके फिर वही सिलसिला शुरू हुआ और वो अरूज तक गया, जिसको आप छोटी-सी एक चीज़ को, हालाँकि रूटीन में हम लोग कहीं जलसे जुलूसों में जाते हैं, तो मुखालिफ कैंडिडेट को भी गले लगा लेते हैं और मुखालिफ कारकुन को तो तसव्वुर भी नहीं होता कि उसके खिलाफ कोई बात करें। मगर आज क्योंकि ऐसे हालात बने हुए हैं, तो आपको ये एक छोटी-सी जो एक अच्छी चीज़ आपको नज़र आई, उसको आप नुमायाँ कर रहे हैं। मगर मेरी गुज़ारिश ये है कि क्या माज़ी में या आज की बात कर लूँ, तो आज आप देखें कि एक केस में सज़ा हुई है, तो सज़ा होने के बाद गिरफ्तार किया गया जो इमरान खान साहब की मिसेज़ हैं उनको। मगर क्या और सब जेल करार दे दिया गया उनके घर को। क्या किसी औरत दूसरी के लिए या किसी और जमात की जो ख़ातून होती हैं, वो भले आसफ़ अली ज़रदारी की बहन हो या आज मैं मरियम नवाज़ शरीफ की बात करूँ, तो इनके लिए सब जेल घर को नहीं करार दिया जा सकता था, जबकि उनको तो सज़ाएँ भी नहीं हुई थी। सज़ा के बगैर ही अच्छा मियां हवालाती साहब, ये जो बात आप कर रहे हैं, इस पे मरियम नवाज शरीफ साहबा ने भी आज बात किया, जरा मैं वो चाहता हूँ वो भी जरा सुन लें आप। मुझे भी ऑफर हुई थी कि आप अडयाला की बजाय सहाला रेस्ट हाउस शिफ्ट हो जाएं। मैंने कहा नहीं, मैं अगर जेल जाऊंगी तो अब नवाज शरीफ के साथ जाऊंगी, मैं किसी रेस्ट हाउस में नहीं जाऊंगी। आपकी जो खवातीन कारकुन हैं, वो 9 मई पर रियासत पे हमला करने पर आज अगर सलाखों के पीछे हैं, तो एक खातून जिसने चोरी की है वो आज बनी गाला के महल में कैद क्यों है? वो भी सलाखों के पीछे क्यों नहीं है बाकी खवातीन की तरह? अच्छा, अब इस पे मियां जवेद लतीफ़ साहब, ये आप लोगों का जो शिकवा है मरियम साहिबा का भी और आपका शिकवा आपका किससे है? ये अदालत ने तो सज़ा दे दी बुशरा बीबी को, तो शिकवा क्या आपका निगरान हुकूमत से है कि जी उन्होंने उनको बनी गाला में क्यों भेज दिया है और अडयाला जेल में क्यों नहीं भेजा? वो तो खुद गई थी अडयाला जेल गिरफ्तारी देने के लिए, खुद गई थी, लेकिन हुकाम जो है उन्होंने उनको बनी गाला भिजवा दिया। नहीं, सहूलतकारी तो मुयस्सर है ना फिर। अहमद मीर साहब, मुझे ये बताएं कि एक खातून के लिए आप ट्रायल को हो रहा था, उस दौरान भी किसी ने गिरफ्तार ना किया उसको तो बेल मिल गई। मगर हमारी खवातीन जो थी, क्या उनको बेल मिलती थी इस तरह? क्या इस तरह तो उनको रिलीफ था जिस तरह आज इनको दिया गया? और क्या आप देखते हैं अभी जो आप सुनवा रहे थे क्लिप मरियम नवाज शरीफ का, कि उन्होंने कहा कि मैं किसी रेस्ट हाउस में नहीं, मैं अडयाला जाना ज़्यादा बेहतर समझती हूँ। तो क्या उसके बाद जब मरियम नवाज शरीफ के जलसे जुलूस हो रहे थे, तो एक जेल से ही तो गिरफ्तार किया था मरियम नवाज शरीफ को। आपको याद होगा कि लाहौर कोटलाकबा जेल में वो नवाज शरीफ से मुलाकात करने गई, तो उनको वहां से गिरफ्तार कर लिया गया। तो क्या उनको बाहर निकलते हुए गिरफ्तार कर लेते, तो कम से कम बाप के सामने तो ना ये सारी चीजें हमने देखी हुई हैं। मगर आज भी मैं ये समझता हूं कि जो उनके साथ सलूक और तोशा खाना जिस पे उसको सजा हुई है, क्या ये सारी चीजें मेरिट पे नहीं है? क्या ये सारी चीजें सबूत के साथ नहीं है? और इससे पहले साइफर में जो सजा हुई है वो सबूत के साथ नहीं है? क्या इससे पहले कभी किसी प्राइम मिनिस्टर ने मुल्क की राज जो है वो इस तरह पब्लिक किए? नहीं किए। और जिसने किए हैं, क्या उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए? और अगर नहीं मिलनी चाहिए तो फिर भाई कानून बदल लें या कानून खत्म कर दें। अगर कानून है तो फिर सजा तो होगी और मेरिट पे हुई है। अच्छा, नाज बलोच साहब, आपका इस पे क्या मौक़िफ़ है कि जो जवेद लतीफ़ साहब कह रहे हैं जी कि इमरान खान को भी सज़ा हुई है, उनकी बेगम साहबा को भी सज़ा हुई है, लेकिन इमरान खान तो अडयाला जेल में बंद हैं, लेकिन बेगम साहबा को बनी गाला में भेज दिया, उनकी रहायशगाह को सब जेल बना दिया गया है। कोई आपको भी इस पे एतराज़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
हामिद मीर साहब, पहले तो सबसे पहले मैं समझती हूँ कि इस वक्त हमारे जो मुल्क का बुनियादी मसला है वो मुआशी बहरान है, वो हमारे इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, वो गुर्बत है, वो बेरोज़गारी है जिसका हमें सामना है और जिसका मुकाबला हमें करना चाहिए। यहाँ पे अलमिया ये है कि हमारे यहाँ बड़ी खुशी मनाई जाती है अमूमी तौर पे, जो भी साबिक वज़ीर आज़म जो है वो सलाखों के पीछे जाते हैं, तो सियासी जमातें अक्सर इन चीज़ों को एक अपनी तकारीर में इस पे जश्न भी मनाते हैं, खुशियां भी मनाते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाज़े तौर पर हमारी लीडरशिप भी कह चुकी है कि हम इंतकाम की सियासत और नफ़रत की सियासत पे यकीन नहीं रखते। बिल्कुल कानून अपनी जगह मौजूद है, इंसाफ सबके साथ होना चाहिए। हमारे साथ तो बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है, आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने किस कदर इंतकाम को भुगता, क्या फेस नहीं किया उन्होंने, अदम एतमाद उन्होंने फेस किया, बहुत ग्रेसफुली फेस किया, उसकी तहरीक जीत गई और उसके बाद उन्होंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को, जो कि उस वक्त के अपोजिशन में थे, उन्हें कहा आए मिलकर मुल्क को आगे बढ़ाते हैं। फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी शहीद बीबी ने की। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि इस मुल्क में बजाय इसके कि हम एक दूसरे को सलाखों में डालने के और उनके सलाखों में सियासी जमातों को सलाखों के पीछे देख कर खुशियाँ मनाएं, ये मुल्क इस चीज़ का मुतहम्मिल नहीं है कि हम नफरत और हेट की पॉलिटिक्स करें। सबके साथ इंसाफ होना चाहिए, जितना हमने भुगता है किसने भुगता है। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने डंडे भी खाए, मारे भी खाई, जेलें भी सही, सलाखों में रहे। जरदारी साहब ने 12 साल जेलें काटी, सब इंतकामी कार्रवाई के नतीजे में। हमने बहुत सेक्रीफाइस किया, बहुत भुगता है, लेकिन मैं समझती हूँ कि जो आगे की हमारी स्ट्रैटेजी है वो सबको एक होकर यूनाइट होना चाहिए। ये जो आप अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे ऑप्टिक्स की, ये वो पॉजिटिव ऑप्टिक्स हैं जो सबको मिलकर देने चाहिए। सारी सियासी जमातों को तफरीक और नफरत की और तासुब की और लसानियत की सियासत को मिटाकर एक पाकिस्तान के लिए यूनिटी के साथ आगे बढ़ना होगा, तभी पाकिस्तान एक तरक्की याफ्ता मुल्क बन सके। अच्छा, मैंने तो एक आज का एक वाक़या है तो मुझे ज़रा पॉजिटिव लगा तो मैं उसको हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, लेकिन अब माजी की भी बातें हो रही हैं। तो वलीद इकबाल साहब, आपने भी कहा कि जो रियासी जबर है वो उसमें भी कमी आनी चाहिए, लेकिन अब क्योंकि जो आपकी जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं वो माजी की बातें कुरेद रहे हैं, तो मैं वैसे ही आपसे एक सवाल कर रहा हूँ कि मैं आपको एक और माजी का एक क्लिप दिखाना चाहता हूँ। फ़रियाल तालपुर साहबा जो हैं पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हैं, तो उनको तहरीक इंसाफ के दौर में किस तरह हस्पताल से गिरफ़्तार करके रात को 12 बजे जेल भिजवाया गया था, ज़रा देखिए। अच्छा, अब मैं पूछना ही चाह रहा हूँ कि ये क्या जायज़ इनका शिकवा है, शिकायत है कि इनको तो जेल से उठा के आपकी गवर्नमेंट जो है हस्पताल लाती थी, हस्पताल से फिर रात को 12 बजे दोबारा जेल भिजवा दिया जाता था, लेकिन वो कह रहे हैं जी कि बुशरा बीबी को आप जेल में नहीं रख रहे, उनको बनी गाला में उनके घर में बंद किया गया है। सबसे पहले मुझे वाक़या का तो पता है और इसका जिक्र मेरी कमेटी में भी, क्योंकि इनकी पार्टी के लोग हैं जो ह्यूमन राइट्स की कमेटी में है, सेनेटर कुरतुल ऐन मरी साहिबा भी इस वाक़े का अक्सर जिक्र करती रही हैं। इनको अरेस्ट कौन करने आया था और किस किस्म के केस में ये हुई थी? नैब का था। अब आपको इमरान खान साहब के वो बयानात याद हैं कि नैब उनके कंट्रोल में ही नहीं था, तो ये कौन करवा रहा था? सवाल तो इसमें भी उठता है। चले मैं इसको छोड़ देता हूँ, मैं इसको साइड पर रख के सिर्फ ये कहता हूँ, क्योंकि अगर आपने ये दिखाया है तो फ़रियाल तालपुर साहिबा या ये जो जिक्र आया कि जी मरियम नवाज़ साहिबा को उनके वालिद के सामने गिरफ़्तार किया गया, आपने सोशल मीडिया पे देखा नहीं कि पीटीआई की कितनी ख़वातीन कारकुनान जो हैं वो कितने 100 दिनों से अरेस्टेड हैं, कितनी ख़वातीन उनमें से ऐसी हैं जो एक केस में बेल मिलती है
दूसरे केस में गिरफ्तार हो जाती हैं, दूसरे केस में बेल मिलती है, तीसरे केस में गिरफ्तार हो जाती है। कर रहा हूं कि ये जो तीसरे केस में बेल मिलती है, चौथे केस में गिरफ्तार हो जाती है। टिट फॉर टैट ये कब तक चलेगा? ऐसे इनके साथ, इनके किसी लीडर के साथ हुआ है, और वो सिर्फ क्योंकि वो छोटे कारकुनान हैं, उनको कोई नहीं, मतलब ये बड़े स्पेशल लोग हैं जी। मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको कि किसको 8वीं 9वीं 10वीं रोबकार जारी होता है, जेल से बाहर निकलते हैं, पुलिस की पिकअप खड़ी होती है कि जी नहीं आप उधर नहीं थे, वो आपने मॉडल टाउन में मुस्लिम लीग नून के उसको आग लगा दी थी, या आपने उस पर हमला कर दिया था। नहीं जी नहीं, आप उधर नहीं थे, आप अस्करी टावर जो कि लिबर्टी राउंड अबाउट पे, उसको आग लगा दी थी। और ये लोग सुपर वुमेन है कि एक वक्त पे 8-8 जगह पे खड़ी होती हैं, और फिर एक केस में पता नहीं किसी दूसरे शहर में केस में ले जाते हैं। सो मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ कि सैकड़ों दिनों से इस तरह ही ख़वातीन जो हैं, मेरे ख्याल में ऐसी कोई मिसाल मौजूद नहीं है पाकिस्तान की पूरी सियासी तारीख, पाकिस्तान की अरेस्ट और बेल की तारीख के अंदर कोई उसकी मिसाल जो है वो मौजूद नहीं है। और ये जो इमरान खान साहब जो हैं, उनकी बेगम साहिबा के बारे में उनको कहा गया, वो खुद आई अडयाला जेल में जब सेंटेंस हुआ, उनको उनकी मर्जी के खिलाफ वहाँ से, उनकी ख्वाहिश बिल्कुल नहीं थी, इनको जानबूझ के वहाँ से लेके गए हैं। मुझे उसकी वजह नहीं मालूम, लेकिन अब हामिद खान साहब का आपने बयान चला है ना, मैं भी उसी की तायीद करता हूँ। और ये जो जावेद लतीफ़ साहब ने कहा, साइफर केस की बात की, तोशाखाना के केस की बात की, उन्होंने कहा कि मेरिट पे ये फैसले हुए हैं। हरगिज़ ये मेरिट पे फैसले नहीं हुए। ये हम समझते हैं कि इंसाफ का कत्ल था, इंसाफ का जनाजा निकला है इन केसेस के अंदर। और आप अखबारें खोल के देख लें, आप तज्जिए देख लें, आप इदारिया देख लें, कोई चलें वकला तो पार्टी लाइन्स के ऊपर अपने तज्जिए और अपनी वो इस पर बयानात दे रहे हैं। ये तोशाखाना केस की चले मिसाल ले लें, ये जज साहब के पास इतना वक्त है कि वो इसको ऐसे रॉकेट के ऊपर जलाएं बिठा के इस केस को, और इससे बड़े बड़े केसेस जो कि यूसुफ रजा गिलानी और आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ पे हुए हैं, गाड़ियां निकालने की तोशाखाना से, उनको चलाने का टाइम नहीं है उनके पास, और अब 11 मार्च को रिटायर हो जाएंगे ये वो। और फिर ये जो साइफर के केस के अंदर आपने जो है उसका जिरा के हक से ही महरूम करके, और वो भी अच्छा, आप लगता है तो किसी टारगेट को मीट कर रहे हैं। ये कैंगरू कोर्ट्स वाली बात जो है ये, और शर्म आनी, और पाकिस्तान पूरा जो है मजाक बना हुआ है दुनिया के अंदर। भले उसको अमेरिका ना माने, वो कहते हैं हम इनको कैंगरू कोर्ट नहीं कहेंगे, वेनेजुएला में वो कैंगरू कोर्ट कहते हैं क्योंकि वहां उनके पॉलिटिकल उनके अज़ाइम और हैं। की बात है कि जब 2018 में ये अदालतें जब मुस्लिम लीग नून वालों को सजाएं दे रही थी, इसी तरह नवाज शरीफ साहब को, हनीफ अब्बासी को और लोगों को, तो मैंने कॉलम लिखा था कैंगरू कोर्ट्स, तो मेरे पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस जारी हो गया था। अब आप भी इसको कैंगरू कोर्ट्स कह रहे हैं। लेकिन मियां जवेद लतीफ़ साहब, ये जज बशीर साहब का जिक्र आया, तो आज मुसद्दिक मलिक साहब आपकी पार्टी के रहनुमा हैं, उन्होंने भी एक बात किया, ज़रा सुने। आप जरा इमरान खान साहब के वो क्लिप निकालें जिसमें आधा आधा घंटा उन्होंने तारीफ की है जज मोहम्मद बशीर की, इस वजह से कि उन्होंने नवाज शरीफ को और उनकी बिटिया को, दोनों को 8-8 10-10 साल कैद की सजा दी थी, और उनको मर्द मोमिन कहते थे, और कहते थे कि जज मोहम्मद बशीर से ज्यादा अजीम कोई शख्स नहीं है। तो भाई आज जज मोहम्मद बशीर की अजमत को क्या हुआ? तो आज भी तो फैसला जज मोहम्मद बशीर का है। अच्छा मियां जवेद लतीफ़ साहब, मेरा सवाल ये है कि जब जज मोहम्मद बशीर साहब ने नवाज शरीफ साहब को सज़ा दी थी 2018 में, तो उस वक्त आप और आपकी पार्टी ये कहती थी कि ये नाइंसाफ़ी हुई है और ये जज साहब ने गलत सज़ा दी है, तो वही जज साहब ने अब इमरान खान को सज़ा दे दी है, तो अब वही जज साहब का जो लिखा हुआ फैसला है वो दुरुस्त कैसे हो गया? नहीं अहमद मीर साहब, माजरत से कि आज की अदालतें जो हैं, क्या 12-12 बेलें एक एक दिन में तहरीक इंसाफ के लोगों को नहीं मिल रही? और क्या हमारे दौर में जब हमें गिरफ्तार किया जाता था, हमारी तो बेल ही भाई 6-6 माह नहीं लगती थी। ये भी तो देखें, यहाँ तो सुबह कोई FIR होती है, शाम को बेल दायर होती है और अगले घंटे बेल हो जाती है। तो क्या आप ये बताएं कि जो ये बता रहे हैं कि इंसाफ का कत्ल हुआ है, जनाजा निकला है, क्या उस वक्त जनाजा नहीं निकला था जब साकिब निसार ने सादक और अमीन करार दिया था, इमरान खान को सर्टिफिकेट दे दिया था? जबकि आज की अदलिया कह रही है सादक और अमीन सिर्फ और सिर्फ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। मैं इससे आगे चलता हूँ। मैंने तो आइन कानून की बालादस्ती की बात की थी, तो मेरे पे गद्दारी का मुकदमा और दहशतगर्द करार दे के मुझे जब गिरफ्तार किया गया, तो उस वक्त के चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के सामने मुझे जब वो तशद्दुद के बाद लेकर गए, मैंने समझा कि वो निशानात देख के मेडिकल रिपोर्ट का कहेंगे, तो उन्होंने मुझे हामिद मीर साहब ये कहा कि तुम्हें इल्म है कि तुमने ताकतवर लोगों के सामने
गुस्ताखी की है, उनके नाम लेकर तुमने जो गुस्ताखी की है, तुम जैसे लोगों को तो संसार कर देना चाहिए। मैं समझता हूं कि तुम्हें बाहर जब निकलोगे तो तुम्हें लोग पत्थर मार मार के मार देंगे। मीडिया सारा उन्होंने बुलाया हुआ था, जो तहरीर उनको दी हुई थी वो पढ़ के सुना रहे थे, तो मैं खामोशी से उनको सुनता रहा। आखिर में मैंने कहा कि देखें जज साहब, मारने वाला बचाने वाला सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। आपके इन अल्फाज से ना कोई संसार मुझे कर सकता है और ना आपकी ख्वाहिश पूरी हो सकती है, ना आपकी तहरीर जो जिन्होंने दी है उनकी ख्वाहिश है। वो जो जज साहब हैं उन्होंने बिल्कुल आपके साथ नामुनासिब रवैया अख्तियार किया, गलत बात की। लेकिन मैं दोबारा आपको एक अच्छी चीज़ याद दिलाऊंगा। उसी ज़माने में जब आप पे बगावत का मुकदमा कायम किया गया, आप जेल में थे, तो मैंने अपने प्रोग्राम में सेनेटर अली ज़फ़र साहब से आपके बारे में सवाल किया। तो शायद आपको याद हो कि सेनेटर अली ज़फ़र साहब जो हैं उन्होंने आप पर बगावत के मुकदमे की मज़म्मत की थी और ये कहा था कि आपके साथ ज़्यादती हो रही है। और इसीलिए आज जब कैप्टन सफदर साहब ने एक अच्छा जस्टिस दिया है तो मैं उसको हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि इस तरह की मज़ीद मिसालें कायम होनी चाहिए। हमारी गुफ्तगू जारी है, एक वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद दोबारा मिलते हैं। कैपिटल टॉक में दोबारा खुश आमदेद। अच्छा नाज बलोच साहब, आपने वक्फे से पहले यही कहा कि ये जो नफ़रत और इंतकाम की सियासत का कल्चर है इसको तब्दील करने की ज़रूरत है। तो आपको लग रहा है कि 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद जो नई पार्लियामेंट आएगी तो उसमें कोई ऐसी मिसाल कायम की जा सकती है कि नफ़रत और इंतकाम की सियासत को फरामोश कर दिया जाए? आप क्या तजवीज़ करेंगे, क्या करना चाहिए? हामिद मीर साहब, रवादारी की सियासत जो है ना उसकी बहुत ज़रूरत है। हमें याद है कि जब 3.5 साल पीटीआई की हुकूमत थी और उस वक्त जब इंतकाम जो है वो सर चढ़ के बोल रहा था, और ये जो आपने क्लिप लगाई फरियाल तालपुर साहिबा की, मैं ये नहीं भूल सकती। इस दिन तो एमएस को तब्दील किया गया हॉस्पिटल के, क्योंकि उन्होंने कहा इनकी तबीयत दुरुस्त ठीक नहीं है और तबीयत इजाज़त नहीं दे रही कि इनको आप गिरफ्तार करें। उसके बावजूद एमएस को तब्दील करके रातों रात गिरफ्तारी अमल में आई। नैब की बात कर रहे थे वलीद इकबाल साहब अभी, और बता रहे थे कि नैब जो है वो उनके अंडर नहीं थी। लेकिन हैरत की बात है, शहजाद अकबर और जो है उस्मान डार तो पहले ही आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके बता देते थे तोते की तरह कि अगली गिरफ्तारी किसकी होगी, और वैसे ही होता था जो वो एक हफ्ता पहले प्रिडिक्ट करते थे। इस हद तक तो नैब इनके कंट्रोल में था। लेकिन खैर, अगर हम इसी बात को डिग करते रहेंगे तो फिर इंतकाम दर इंतकाम की सियासत होगी, जो कि पीपल्स पार्टी कभी भी सपोर्ट नहीं करती ऐसे इंतकाम की पॉलिटिक्स को। मुझे ये भी याद है कि गुज़िश्ता पार्लियामेंट में जब फ्रंट बेंचेस के तमाम अपोजिशन के तबके लीडरान को पे दर पे गिरफ्तार किया जा रहा था, तब उस वक्त भी पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट में चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि ये इंतकाम की जो जंग है इसको बंद करें, इससे पाकिस्तान का फायदा नहीं। आज आप और हुकूमत में, कल कोई और होगा और ये चक्की इसी तरह पिसती रहेगी। आज आप पीस रहे हैं, कल कोई और होगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि जब कुछ लोगों पे खुद होता है, कुछ लोग दूसरों के तजुर्बे से सीखते हैं, लेकिन पीटीआई ये तजुर्बा खुद करना चाहती थी। अब आज उनको एहसास हो रहा है इस चीज़ का कि मुल्क इस चीज़ का मुतहम्मिल नहीं है। आज हमें रवादारी की बात करनी है, और पार्लियामेंट के अंदर मैं समझती हूँ जो यंग पार्लियामेंटेरियंस हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हामिद मीर साहब, जो यंग पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको आगे एक जो डिवीजन की सियासत है, जो नफरत की हेट पॉलिटिक्स और पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स है, उसका खात्मा अपने लबो लहजे, अपने अंदाज, अपने गुफ्तगू और अपने रवैये से करना होगा। यही वो ये पाकिस्तान की बेहतरी इसी में है। और जो हमारे पास गुज़िश्ता माजी की खौफनाक मिसालें हैं, अगर हम उन्हीं को रिपीट करते रहेंगे तो रिजल्ट वही आता रहेगा जो पहले आता रहा है। इसीलिए मैं समझती हूँ कि पार्लियामेंट के अंदर बहुत ही पॉजिटिव कल्चर की ज़रूरत है, और ये पॉजिटिव कल्चर हमें खुद को लाना पड़ेगा, अपने रवैयों से लाना पड़ेगा। जी अच्छा, वलीद इकबाल साहब, अभी आपने थोड़ी देर पहले रियासती जबर की बात की और मेरे ख्याल से आप बड़ी मुनासिब बात कर रहे हैं। लेकिन आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक जो खुशदार में तकरीर की है जलसा आम, वहाँ पे भी उन्होंने ये बात की है। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि इस मौजूदा सूरत हाल में पीपल्स पार्टी के अलावा कोई पार्टी जो है वो इस मामले पे बात नहीं करी। सुने बिलावल साहब ने क्या बात की। जो लोग ये समझते हैं कि लापता अफराद बलोचिस्तान के अवाम के लिए कोई इश्यू नहीं है, ये इनका गलत फहमी है। मैं उनको समझाऊंगा
कि कौमें इस तरीके से नहीं चल सकता, इस इशू का कोई हल तो निकलना पड़ेगा। मुझे तो बहुत दुख हुआ जो इंटरम हुकूमत है, इन्होंने जिस अंदाज से प्रोटेस्टर्स के साथ एंगेज किया वो बिल्कुल गैर सियासी, गैर जमहूरी तरीका था। आपका क्या ख्याल है कि इस मामले पे तहरीक इंसाफ को और बाकी पार्टियों को अपने मैनिफेस्टो में भी कोई बात नहीं करनी चाहिए थी? क्योंकि रियासती जबर की सबसे बदतरीन मिसाल ये है। मैं ये समझता हूँ कि जो इस बात से तो मैं इत्तेफाक करता हूँ, रियासती जबर की ये मिसाल होना, और इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो आपने क्लिप दिखाया है जी, मैं समझता हूँ ये सिर्फ वोट इकट्ठे करने के लिए एक आई वॉश है। ये मेरी अपनी राय है। अच्छा, इससे ज़्यादा रियासती जबर के साथ ये दोनों सियासी जमातें जब ये PDM गवर्नमेंट में थी, ये रियासती जबर के साथ खड़ी थी, और आज भी ये रियासती जबर के साथ खड़ी हुई हैं। कहते जो मर्जी रहे अपने जलसों के अंदर, लेकिन और मैं ये समझता हूँ जवेद लतीफ़ साहब कह रहे हैं कि उन पर तो बगावत का मुकदमा कायम हो गया था। मेरी अर्ज़ ये सुन लें, मैं ये समझता हूँ, मैं बताता हूँ मेरे नज़दीक, और मैं आपको अपनी जो कानून और आइन और आइनी तारीख़ जो पाकिस्तान की है, मैं समझता हूँ रियासती जबर का ये उस वक्त हिस्सा बन गए थे जब 2 असम्बलियाँ टूट चुकी थीं और उन्होंने 90 दिन में इलेक्शन ना कराने के लिए हर हथकंडा इस्तेमाल किया, और हर किस्म की जो मैं समझता हूँ आइन शिकनी, आइन पामाली, हर चीज़ में ये पेश रहे। और मैं उस वक्त भी कह रहा था, आज फिर प्रिडिक्ट यही कर रहा हूँ कि ये इस किस्म का रवैया और ये जो एक्शंस थी, अगर वो खड़े हो जाते आइन के साथ, बेशक इनकी कामयाबी ना होती, लेकिन अगर खड़े हो जाते तो ये एक मिसाल ऐसी कायम करते जिससे वाकई देर बाद जमहूरियत और आइन की बालादस्ती हमको मिलती। ठीक। और ये एक दिन इन्हीं के गले पड़ेगी आके। ये सियासी पॉलिटिकल क्लास ने जब इस किस्म की आइन शिकनी का साथ दिया, इसमें पार्टी बनी। ठीक है, और ये जारी है सिलसिला। अच्छा, जवेद लतीफ़ साहब, आपको याद होगा कि कुछ साल पहले तक नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज शरीफ साहबा, ये जो लापता अफराद का मामला था, इस पर बड़े सेंसिटिव थे और बड़ा स्टैंड लिया करते थे। लेकिन अब कुछ अरसे से इस मामले पे आपकी पार्टी, आपकी लीडरशिप बिल्कुल खामोश हो गई है। लेकिन पीपल्स पार्टी ने आज भी बात की है, भले वलीद इकबाल साहब के बकौल ये वोट लेने के लिए उन्होंने बात की है, लेकिन उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में, जो कि 2-3 दिन पहले जारी किया गया, उसमें भी इस इशू को एड्रेस किया। आप नहीं समझते कि मुस्लिम लीग नून को भी इस मामले पे कुछ स्टैंड लेना चाहिए? हाँ, हामिद मीर साहब, गुजारिश ये है कि हम उसी जगह खड़े हैं। हमारा मौक़िफ़ वही है कि आप अगर रियासती जबर इस्तेमाल करेंगे अपनी कौम पे, तो रियासत के साथ कौम का रिश्ता कमज़ोर होगा। ये एक हकीकत है, इसको कोई समझे या ना समझे। जब अदारे मौजूद हैं तो आपको अदारे, आइन, कानून के मुताबिक हर एक के साथ सलूक करना चाहिए। भले वो मुजरम बन जाए, उसको सज़ा हो जाए, मगर ये नहीं आप कर सकते कि आप खुद फैसला कर दें बगैर ट्रायल किए कि इसको मार दिया जाए या इसको छोड़ दिया जाए। जहाँ तक तल्लक है, मेरे वलीद भाई जो कह रहे थे कि ये सारा वोट इकट्ठे करने के लिए है, तो आपको याद होगा ये हथकंडे जो का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तो इमरान खान ने अमलन करके दिखाया। जब उनकी हुकूमत जा रही थी, उन्होंने कौन सा हरबा है जो पाकिस्तान मुखालफ कुव्वतें इस्तेमाल करें रियासत के खिलाफ, तो उनको मुल्क दुश्मन कुव्वतें कहा जाता है, मगर उस शख्स ने अपनी ज़ात को बचाने के लिए हर वो हथकंडा इस्तेमाल किया जिससे रियासत भी कमज़ोर हुई, जिससे उसकी अपनी जमात भी टूटी, और जिसकी वजह से आज वो जेल में भी हैं। मैं ये समझता हूँ कि अपने आप को बचाने के लिए किसी उस हद तक नहीं जाना चाहिए कि जिससे रियासत की बर्बादी हो जाए या कौम का तशख़्ख़ुस बर्बाद हो जाए या आइन कानून नाम की चीज़ रियासत में ना रह जाए। उस शख्स ने आज जो किया था वो आज वो उसका खमियाजा भुगत रहा है, मगर सिर्फ वो नहीं भुगत रहा, उससे पूरी कौम भुगत रही है कि एक ऐसे जगह पे आके हम खड़े हो गए हैं जो बिल्कुल एक गलती की भी गुंजाइश नहीं रहेगी, और कौम जज्बात अगर कोई गलती कर बैठी तो मुल्क की बर्बादी हो जाएगी। और उस शख्स ने कल रात को पेट्रोल फिर महंगा हो गया, और ये अब किसकी गलती है, ये किसकी गलतियों का खमियाजा है, इस पे बात करते हैं वक्फे के बाद। कैपिटल टॉक में खुशामदीद। नाज बलोच साहबा, आप तो कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, वहाँ पे आप पीपल्स पार्टी की इलेक्शन कैंपेन में काफ़ी एक्टिव हैं, आप लोगों के पास भी जाती होंगी। तो ये जो कल रात को दोबारा पेट्रोल की कीमत में बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया गया, आप नहीं समझती कि जो लोग हैं वो
तवक्को कर रहे थे कि इलेक्शन करीब आ रहा है तो पेट्रोल सस्ता होगा, लेकिन पेट्रोल फिर महंगा हो गया है। तो क्या मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो कि कोलेशन पार्टनर थे शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में, तो लोग जो हैं वो क्या इनको ब्लेम नहीं करेंगे कि इनकी पॉलिसियों की वजह से पेट्रोल बार बार महंगा हो जाता है? हामिद मीर साहब, मुझे तो लगता है कि जिस तरह हम टॉक शोज़ में बैठकर गुफ्तगू करते हैं, लेकिन जब हम आवाम के दरमियान जाते हैं तो हमें आवाम में वो शऊर नज़र आता है जो बाज़ औक़ात हम अपने मीडिया शोज़ और प्रोग्राम में भी उस तरह की डिबेट नहीं देखते, जो आवाम स्ट्रीट्स में सड़कों पे बैठ के कर रही होती है। बहुत ही बाशऊर कौम है पाकिस्तान की और बहुत ही सियासी नज़र और बसीरत रखती है। आवाम में जब हम जाते हैं तो मुझे तो कम अज़ कम यही सुनने को मिलता है, क्योंकि मुस्तकिल मैं जो कैंपेन कर रही हूँ कराची के अंदर, तो हर इलाके में जहाँ जा रही हूँ लोगों से यही सुनने को मिल रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए उनकी बहुत अच्छी और पॉजिटिव सोच है। वजह यह कि वो जानते हैं कि पीपल्स पार्टी जब भी इक़्तिदार में आती है तो रोज़गार के मौके क्रिएट करती है, अवाम दोस्त पॉलिसीज़ लेकर आती है, ज़राअत को बेहतर करती है, एक सिमत और डायरेक्शन लेकर आती है, सूबों को खुद मुख्तार बनाती है, ख़वातीन को एम्पावर करती है, और BISP जैसे प्रोग्राम इंशाअल्लाह ताला। हम तो हामिद मीर साहब बिजली 300 यूनिट मुफ्त बिजली की बात कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा जो है मैं समझती हूँ रिलीफ होगा आवाम के लिए, उन लोगों के लिए जो 8-8 घंटे 10-10 घंटे 12-12 घंटे लोड शेडिंग में बैठे हुए होते हैं, मुश्किल हालात का शिकार हैं। तो पीपल्स पार्टी के पास एक प्लान है, एक वे फॉरवर्ड है जो आवाम तक हम अपना मैसेज। PTI के पास भी आपका भी मैनिफेस्टो आ गया जी वलीद इकबाल साहब। ये जो पेट्रोल महंगा हो रहा है, ये बताएं कि ये एक आम आदमी का इशू है, तो ये सस्ता होगा या मज़ीद महंगा होगा? मेरे ख्याल में तो इनको अभी तो अपनी नज़र आ रही है, क्योंकि हमारे को तो उन्होंने, हमारी पार्टी को तो उन्होंने दीवार के साथ लगाया ही हुआ है, लेकिन इनको ये लग रहा है कि इनकी विक्ट्री आ रही है। इनको आगे पता नहीं आगे इनके साथ क्या होना है। ये जो यूटिलिटीज़ की, गैस की, बिजली की और ये पेट्रोलियम की मसनूआत की जो प्राइसेस हैं, आप माहिरीन मईशत से पूछ लें, इसका ट्रेंड जो है वो ऐसा तो नज़र नहीं आ रहा है। जवेल लतीफ़ साहब, आप लेकिन वो मैनिफेस्टो की बात अगर कर रहे हैं तो मैं ज़रूर पॉइंट आउट करना चाहूँगा, बाद में किसी और वक्त तफसील से बात करेंगे, जो हमारे मैनिफेस्टो में एक ट्रूथ और रिकन्सिलिएशन के बारे में जो बात हुई है ना, हमें अपना जो है ना, ठीक है, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करने की बहुत ज़रूरत है। हमने तारीख से सीखा कुछ नहीं, और तारीख फिर अपने आप को दोहराएगी। अच्छा जवेल लतीफ़ साहब, आपको क्या लगता है कि अगर आपकी पार्टी के कायद, जैसा कि आपका कहना है कि जी नवाज शरीफ साहब चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनेंगे, अगर वो वज़ीर आज़म बन जाते हैं, ज़ाहिर बात है फिर इसहाक डार साहब ही उनके वज़ीर ख़जाना होंगे, तो क्या आप पेट्रोल सस्ता कर पाएंगे? अहमद मीर साहब, जब आप जिक्र फरमाते हैं कि 16 माह की हुकूमत की पॉलिसियों का क्या ये नतीजा है कि आज पेट्रोल महंगा हुआ है, तो आप साथ अगर मुनासिब समझे तो ये जिक्र ज़रूर फरमाया करें कि 4 साल की जो पॉलिसियां थी इमरान खान की, उनकी पॉलिसियों का असरात आज तक नहीं है या 16 माह पे नहीं थे। और आज जो आप बात फरमा रहे हैं कि क्या आप जब हुकूमत में आते हैं तो पेट्रोल सस्ता कर पाएंगे, तो आपको याद होगा कि नवाज शरीफ जब 2013 में प्राइम मिनिस्टर बने थे, इसहाक डार ही थे वजीर खजाना, मगर ऊपर नवाज शरीफ थे तो पेट्रोल सस्ता था। और 16 माह की कौमी हुकूमत जो थी उसकी पॉलिसियां तो सारी 11 जमातें मिलकर बनाती थी। वो हाँ, ये ज़रूर है कि हम सारी जमातें मिलकर भी 2017 का पाकिस्तान नहीं बना सकी। उसकी वजह यह है कि नवाज शरीफ नहीं थे। नवाज शरीफ आएंगे 2017 का पाकिस्तान बना के दिखाएंगे और पेट्रोल सस्ता करेंगे इंशाल्लाह, महंगाई कंट्रोल करके दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जवेल लतीफ़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वलीद इकबाल साहब, नाज बलोच साहबा। और हम सब की दुआ है, उम्मीद है कि 8 फरवरी का जो इलेक्शन है ये पाकिस्तान में एक नए दौर का आगाज़ करे और नफ़रत और इंतकाम की सियासत जो है उसको हम खैरबाद कह दें, और आम आदमी का जो सबसे बड़ा मसला है महंगाई, वो भी थोड़ा सा एड्रेस हो जाए 8 फरवरी के बाद। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।